नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज पर। हमारा आज का स्वदेश एजेंडा। भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर का ब्रह्मास्त्र चला दिया है, उसे सबक सिखा दिया है। लेकिन प्रहार के बीच भारत के खिलाफ आतंक की एक नई साजिश भी सामने आई है। पाकिस्तान का साथ खुलेआम तुर्की और अजरबैजान ने दिया, पर सबसे खतरनाक भूमिका निभाई है ड्रैगन यानी कि चीन ने। उसने छुपकर बेहदी चालाकी से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की और साथ ही युद्ध के लिए समर्थन भी दिया। चीन ने न सिर्फ पाकिस्तान को उकसाया, बल्कि खुद अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारत के खिलाफ नई साजिश भी शुरू कर दी है। अब सवाल आखिर यह है कि तुर्की और अजरबैजान के खिलाफ तो भारत ने बहिष्कार का हथियार चलाया है, अभियान चला दिया है, लेकिन ड्रैगन की अकल ठिकाने लगाने के लिए भारत के पास विकल्प क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में बड़ा बाजार चाइनीज प्रोडक्ट्स का है। तो आज स्वदेश एजेंडा में चर्चा इसी मुद्दे पर। लेकिन उसके पहले जरा फर्क समझिए कि अजरबैजान और तुर्की के खिलाफ जो आपने अभियान चलाया हुआ है, बायकॉट तुर्की, बायकॉट अजरबैजान, बायकॉट प्रोडक्ट्स, लेकिन क्या चाइना के खिलाफ ये कर पाएंगे? क्या ये मुमकिन हो पाएगा? तो पूरी खबर समझिए, ये रिपोर्ट देखिए। हम हाजिर होंगे और फिर चर्चा शुरू होगी। ना ठहरा था। पहलगांव में 26 निर्दोष पर्यटकों की बर्बरतापूर्ण हत्या के बाद भारत का खून खौल उठा। भारतीय सेना ने बिना देर किए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और आतंकी अड्डों को चुन चुन कर तबाह कर दिया। एलओसी पर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एक के बाद एक हमले हुए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी भारत पर जवाबी हमला करने की हिमाकत दिखाई। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत थी? इसका जवाब है नहीं। लेकिन असल में पाकिस्तान की इस दुस्साहसिक कोशिश के पीछे था चीन यानी ड्रैगन का साजिशी दिमाग। एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तानी आर्मी को उकसाया, बल्कि हथियार और गोला बारूद भी दिए। हालांकि ये बात अलग है कि भारतीय सेना ने पाक के हर चीनी वार को आसमान में ही फुस कर दिया। पाक के पास चीनी हथियारों का कबाड़, C4 और बिंग लूंग 2 जैसे कॉम्बैट ड्रोन, HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, WS-2 और A-100 MLRS जैसे लॉन्ग रेंज मिसाइल लॉन्चर, फाइटर जेट्स के लिए आवश्यक स्पेयर पार्ट्स और रडार इंटरफेरेंस सिस्टम भी भेजे गए। देखिए, जो टर्की उसकी सपोर्ट में है, उस सपोर्ट से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्की ने जो ड्रोन भेजे थे उस जहाज में भर के, जिसको ये कहा गया था कि मेरा ये वारशिप पाकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज के लिए जा रहा है, उन ड्रोनों को हिंदुस्तान की फौज ने अपने इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से एलओसी को पार करने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। और जो चाइना है, उसने पाकिस्तान की क्या मदद की? HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम दिया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम अगर अच्छा होता तो चाइना खुद इसे इस्तेमाल क्यों नहीं करता? चाइना खुद तो S-400 खरीद रहा है रशिया से, और पाकिस्तान को दिया ये कबाड़ जिससे एक हमारे ड्रोन ने ही खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, चीन की यूनिवर्सिटी लिंक्ड कंपनियों ने पाकिस्तानी साइबर यूनिट्स को भारत के रक्षा नेटवर्क में सेंध लगाने की तकनीकी ट्रेनिंग भी दी। उधर एलईसी से सटे अरुणाचल प्रदेश के शहरों के नाम बदलकर ड्रैगन नई साजिश भी रच रहा था। लेकिन ड्रैगन भूल गया कि चुपचाप तरीके से, खामोशी से आतंकियों की मदद करना उससे भारी पड़ सकता है। दुनिया की नजर भारत के हर एक क्षण पर लगी हुई है। China operates Pakistan as a proxy in the region. So China cannot be trusted in any regard, which is something I would have thought Donald Trump should understand. And so it would be far better if Donald Trump understood that by supporting India, and this is something I've said for a long time, India is a bulwark for the West against China. So, you know, the more we can help India against Pakistan, the better, because China has got vested interests
with Pakistan. And those interests don't coincide with India's best wishes, and I don't think they coincide with the West in more general, with for our best intent either. So yeah, I support India because by sorting out Pakistan, we actually strike a blow against China as well. So that's good. पहलगांव में हुई बर्बरतापूर्ण हत्या सिर्फ आतंकी हमला नहीं था, वो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। ऐसा भी संभव है कि स्क्रिप्ट बीजिंग में लिखी गई हो और मंच पाकिस्तान बना, लेकिन भारत ने इस गठजोड़ को बता दिया कि जो भी आंख उठाएगा वो छोड़ा नहीं जाएगा। ड्रैगन और आतंकी जुगलबंदी पर भारत के रक्षा तंत्र ने ऐसा प्रहार किया कि दुनिया देखती रह गई। ड्रैगन के भी होश ठिकाने आ गए। दुनिया को भी समझ आ गया कि मेड इन चाइना और मेड इन इंडिया में कितना अंतर है। ऐसा एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर पाकिस्तान चीनी हथियारों के कारण निढाल हुआ। विजय नंदन, स्वदेश न्यूज। तो ड्रैगन का ये दोगलापन है और अब ये फन कुचलेगा भारत। भारत कुचलेगा ड्रैगन का ये फन, क्योंकि हमने देखा कि तुर्की, अजरबैजान ये एक्सपोज हो गए। पाकिस्तान का अगर उन्होंने समर्थन किया तो सारी दुनिया को ये पता है। लेकिन ड्रैगन क्या कर रहा था, क्या आपको ये पता है? ग्वादर एयरपोर्ट से लेकर बड़े बड़े कॉरिडोर्स बनाने का काम कई सालों से पाकिस्तान में ड्रैगन कर रहा, और इस बार ये हद हो गई जब चाइनीज ड्रोन भारत पर हमला करने के लिए आए और ये ड्रोन संचालित पाकिस्तान से हो रहे थे। लेकिन क्या कंट्रोल बीजिंग में था? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आपने टर्की का बायकॉट किया, अजरबैजान का बायकॉट किया, लेकिन हम चाइना का बायकॉट क्या कर पाएंगे और कैसे करेंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल। तो आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। मेरे साथ इस वक्त अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे गेस्ट पैनल में जुड़ चुके हैं। अमित श्रीवास्तव हैं, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। अनुपम तिवारी, विदेश मामलों की जानकार। और निपुण आलम बयान, राजनीतिक विश्लेषक। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का स्वदेश न्यूज में। तो सबसे पहले, क्योंकि मामला चाइनीज बायकॉट का है और हम इसके पहले भी बात कर चुके हैं, हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब तक हमने जितने डिस्कशन किए उसमें ये बहुत मुश्किल नज़र आया है, लेकिन क्योंकि अब इस बात का खुलासा हो चुका है कि चाइना ने बहुत बड़ा सपोर्ट इस वॉर में, इस आतंकी साजिश में, और पाकिस्तान को जिस तरह की सुविधाएं दी जानी चाहिए अब तक उन सब में होता रहा है। निपुण आलम बयान से मैं शुरुआत करूंगा। राजनीतिक विश्लेषक हैं, अनुपम तिवारी विदेश मामलों के जानकार हैं, फिर हम उन पर, फिर रक्षा विशेषज्ञ के साथ होते हुए हम जाएंगे इस वक्त हमारे बीजेपी और कांग्रेस के साथ। बाकी मेहमान जुड़ेंगे। तो सबसे पहले अमित तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी। अमित तिवारी, ये बहुत आसान लगता है कहना कि हम चाइना का बायकॉट करेंगे। अरुणाचल प्रदेश में 90 वर्ग किलोमीटर की जमीन चाइना अब तक अपने कब्जे में ले चुका है, ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स, और लगातार इस तरह की कोशिशें कर रहा है। अब जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना ने, चीन ने, ड्रैगन ने एलओसी पर अरुणाचल के शहरों के नाम तक बदलकर एक नई साजिश शुरू कर दी है। भारत के रक्षा नेटवर्क में कैसे सेंध लगाई जाएगी, इसकी ट्रेनिंग भी पाकिस्तान के इन आतंकियों को, आईएसआई को चाइना लगातार दे रहा है। हमने भारत पर हमला करने के लिए आए चाइनीज ड्रोन्स भी देखे। इस सब को लेकर हम क्यों खुलकर मुखर होकर हम चाइना के सामने खड़े नहीं हो सकते हैं? तुर्की और अजरबैजान के साथ हमारा व्यापार, हमारा ट्रांजैक्शन लिमिटेड था, आपने उसको बायकॉट किया। क्या ये बात हम चाइना के सामने खड़े होकर कर सकते हैं? अमित तिवारी, और इस पर सरकार की पॉलिसी क्या होनी चाहिए? आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, आपकी पार्टी का शासन इस देश पर है। क्या अब तक ऐसी कोई बात, ऐसी कोई पॉलिसी जिसके बारे में चर्चा, सुबुगाहट शुरू हुई हो? धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। जी देखिए, आपने जब कहा अपने शुरुआती रिपोर्ट में कि भारत ने क्या स्टैंड लिया चाइना के अगेंस्ट में, तो जिस तरीके से आपने देखा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद इंडियन एम्बेसी ने बीजिंग को एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भेजा है कि जो भी ऑपरेशन के दौरान जो भी फेक क्लेम्स चल रहे थे मीडिया में, किस तरीके से अलग अलग तरीके के रिपोर्ट्स आ रहे थे, उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज ग्लोबल टाइम्स को भेजा है कि ऐसे फेक क्लेम्स को बिना वेरीफाई करे हुए नहीं चलाया जाए पाकिस्तान के पक्ष में। दूसरी बात,
जयशंकर जी ने एक हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वहां के मिनिस्टर से एक स्पष्ट बात पर पूरे के पूरे ऑपरेशंस को लेकर उनको बता दिया है कि अगर हमारे ऊपर कोई भी हमला होगा, क्योंकि चीन भी चाहता था कि बीच में मध्यस्थता करे और ऐसे जी। कई देश चाहते थे, यूएस भी चाहता था, सऊदी अरेबिया भी चाहता था। तो उनको बता दिया गया कि अगर हमें न्यूक्लियर ब्लैकमेल किया जाएगा, अगर हम पर हमला होगा, हमारे मासूम नागरिकों को मारा जाएगा, तो हम चुप बैठने वाले नहीं है, हम ये काम करेंगे। और अभी देख चाइना का, टर्की का और पाकिस्तान का ये जो गठजोड़ है, इस गठजोड़ को हमने ध्वस्त किया है। कैसे ध्वस्त किया है? ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से ध्वस्त किया है। अगर आप देखें, इसके बाद जिस तरीके से हमने तुर्की का बॉयकॉट करना चालू किया, आपने देखिए भारी मात्रा में वहां से पर्यटन के जो कैंसलेशन है वो आ रहे हैं। जो सामान हम तो आयात ये या तो सब निर्यात देश करते की हैं, जनता चाह रही है ना, ये- देश की जनता खुद कैंसिल कर रही है जाना ट्रिप्स। लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूं कि चाइना इतना बड़ा बाजार है भारत के लिए और भारत चाइना के लिए, क्या ये हिम्मत हम कर सकते हैं? और हमने अभी एक्सपर्ट से बात की पिछले कुछ दिन पहले, तो उनका ये कहना था कि आपके यहाँ इस देश में डेली नीड्स की कमी हो जाएगी, इतना डिपेंडेंट हैं आप चाइना के ऊपर बहुत सारी चीजों में। देखिए, अगर आप 2014 के बाद देखेंगे, तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया था, उस दिन के बाद और आज की अगर आप स्थिति देखेंगे, तो डिपेंडेंसी ऑन चाइनीज गुड्स बहुत हद तक कम हुई है। और जो हमारे ट्रेडर्स, हमारे नागरिक तुर्की या अजरबैजान के लिए जो कदम उठा रहे हैं कि वहां के टिकट्स कैंसिल कर रहे हैं, ट्रेडर्स वहां से सामान नहीं ले रहे हैं, वहां के सेब बिकने बंद हो गए, मार्बल्स बिकना बंद हो गए, उसी तर्ज पर यहाँ के ट्रेडर्स और जो नागरिक हैं वो भी उस तरीके का कदम चाइना के लिए भी उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। लेकिन एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि अभी भी हमें बहुत सारे, एक बात तो हमने बता दिया कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो चाइना से सुप्रीम है। इस बार ऑपरेशन सिंदूर में किस तरीके से चाइनीज के घटिया डिफेंस सिस्टम का पोल खुल गई है, वो चाइना को भी पता है। और किस तरीके से भारत की सुप्रीमेसी पूरी दुनिया ने देखी है कि उस रडार के सिस्टम को कैसे ध्वस्त किया गया। उस रडार को पता ही नहीं चला कि कौन सी मिसाइल कार्य, और हमारी सुपरसोनिक मिसाइल्स जो थे वो एग्जैक्ट प्रिसाइज अटैक कर रहे हैं, ये चाइना के डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं था। तो निश्चित तौर पे चाइना की जो डिपेंडेंसी जो पाकिस्तान के ऊपर डिफेंस की रही है, वो भी कई हद तक पाकिस्तान को भी डाउट पड़ा है कि ये हम जो चाइनीज माल ले रहे हैं ये टिकने वाला है, कितने घंटे तक, कितने, उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये दुनिया को संदेश गया कि जो चाइना ये कहता था कि हम बहुत स्ट्रांग है, हम 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, वी आर द सेकेंड बिगेस्ट इकोनॉमी, आज उस पर भी सवाली प्रश्न उठने लगा है कि क्या उनके गुड्स की वैल्यू है, क्या उनके गुड्स की कोई गारंटी है, क्या उनके डिफेंस इक्विपमेंट्स काम करते भी हैं या नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया प्रश्न चाइना के ऊपर भी लगा है, और इसके माध्यम और इस नैरेटिव के माध्यम से चाइना को बहुत बड़ा डेंट डिफेंस पर लगने वाला है, ये आप जानकर रखिए। दूसरी बात, जो चीजें कही जा रही हैं पूरे ऑपरेशंस को लेकर, आज तो अलग अलग जगहों पर धरने हो रहे हैं कि क्यों नहीं हमने पीओके लिया, और बहुत सारे लोग हैं, ये वही लोग हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो लोग कहते थे कि 7 दिन हो गया मोदी जी ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया पाकिस्तान के खिलाफ, 10 दिन हो गया कदम नहीं उठाया, 12 दिन हो गया कोई कदम नहीं उठाया, ऐसे दिन गिनकर बताते थे और सरकार को बताते थे कि ये रफेल है, उसमें नींबू मिर्ची लटका कर दिखाते कि ये रफेल हमने सिर्फ नींबू मिर्ची लटकाने के लिए रखे हैं। जब सरकार ने उसे इस्तेमाल करना शुरू किया तो उन्हीं के हैशटैग्स चलने लगे कि हैशटैग डी एस्केलेशन, ठीक है, हैशटैग और इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है सर। तो एक चीज देखना पड़ेगा कि हमारे अंदर भी कई लोग ऐसे चाइनीज परस्त लोग हैं, ऐसे पाकिस्तान परस्त लोग हैं जो उनके इशारों पे काम करते हैं। हमने देखा है किस तरीके से वो सब देशद्रोही हैं। अगर जो चाइनीज परस्त और पाकिस्तान परस्त हैं वो सब देशद्रोही हैं। जो सजा आतंकियों की होनी चाहिए वही उनकी भी होनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल, टॉपिक, और आप सभी से गुजारिश ये है कि हम सब बातें अपनी रखेंगे, लेकिन दरअसल हमें टॉपिक के इर्द गिर्द ही रहना है। हम ज़्यादा उसको ब्रीफली यहाँ वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ एक लाइन को पकड़ कर चलेंगे ना तो इसका पोस्टमार्टम अपने आप में बहुत मुश्किल होगा कि हम चाइना का बायकॉट किस लेवल पर करें, कैसे करें, और क्या ये मुमकिन है, और इसका असर हम पर क्या आएगा। क्योंकि अब ये बहुत स्ट्रेट मैसेज है कि अगर अब नहीं तो फिर मुझे लगता है कभी नहीं। भारत के साथ में कितने कंट्री अगर खड़े हुए ये सब हमको पता है, किस किस ने भारत के साथ हाथ उठाया ये सब हमें पता है, पाकिस्तान के साथ कितने कंट्री आकर खड़े हुए ये भी हम जानते हैं। और भारत पर जब चाइनीज ड्रोन हमला करेंगे सर, तो फिर हम कब खड़े होंगे? बायकॉट चाइना कब शुरू होगा? या ये सिर्फ देश में दिवाली आने पर ही होगा?
चाइनीज पटाखों और चाइनीज लाइटों के बायकॉट से शुरू होगा, या इसके अलावा भी अब कोई ठोस कदम धरातल पर उठाए जाने चाहिए? मैं लौटूंगा आपके पास में। मेरे साथ जी मैं लौटता हूं। सबको थोड़ा थोड़ा हम समय देते हुए इस डिबेट में शामिल कर लें, फिर उसके बाद पूरा साइकिल हम घुमाते रहेंगे। अमित श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हैं और बाकी सब मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अमित जी और आप अमित तिवारी, अमित श्रीवास्तव बीजेपी और कांग्रेस आप पहले से हैं, तो मैं ज़्यादा देर अमित श्रीवास्तव को वेट नहीं कराऊंगा, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो अमित जी, सवाल यही है कि कैसे हो पाएगा ये? और अब मुझे लगता है अगर अब नहीं तो कभी नहीं, इतना खुलकर मुखर प्रखर होकर अगर लड़ाइयां हो रही हैं, देश एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, साथ नजर आ रहे हैं, तो फिर हम बायकॉट क्यों ना करें? और अजरबैजान और तुर्की छोटे हैं, ट्रांजैक्शन कम है, डिपेंडेंसी कम है, तो हमने बायकॉट कर दिया। क्या ये हम चाइना के साथ कर पाएंगे? अगर हाँ तो कैसे और क्यों? आपका मोबाइल का कैमरा अनम्यूट करेंगे अमित श्रीवास्तव? आपकी आवाज नहीं आ रही है, मोबाइल कैमरा अनम्यूट कर दीजिए। आपका फोन शायद डिस्कनेक्ट हो चुका है, कॉल जी। हाँ भाई, आवाज। हाँ जी अब आ रही है। थैंक यू। देखिए, कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने जो माकूल जवाब दिया है, जो एकता का, मुझे लगता है वो बने रहना चाहिए। और दूसरा कि उसने हमारी आत्मा पर प्रहार करने का प्रयास किया है, तो उसे माकूल जवाब भी दिया गया। लेकिन मैं फिर आपकी बातों से पूरी तरीके से सहमत हूं। चाहे भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे जी ने भी कहा कि दोनों देशों का नाम लिया, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया। मैं राजनीति इस पे बिल्कुल आज नहीं करना चाहता, क्योंकि बात आज हमारे देश पे, अगर कोई पीछे से जिस प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान का साथ दिया और खुलेआम उसने कहा हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो जो हमारे पीछे खूनी खेल खेल रहा हो और हम उसके सामानों को लें, मुझे लगता है देश की जनता बहुत जागरूक है। जिस प्रकार से देखिए, आपकी दोनों देशों पे लगातार सरकार लोगों से मांग उठ रही है, लोग इनिशिएटिव ले रहे हैं। कोई सेब वहां का कैंसिल कर रहा है कि हम कोई ट्रिप कैंसिल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये समय आ गया, दिस इज द हाई टाइम फॉर कांग्रेस, फॉर इंडिया, कि हमें अब दोस्त और दुश्मन दोनों को चिन्हांकित रखना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के साथ जो देश खड़े हुए, उन्होंने तो कहा कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन हमारे को रसिया के अलावा किसी ने नहीं कहा। रसिया पहले भी हमारा दोस्त था, हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। लेकिन मैं फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर हमने ठान लिया, अगर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने ठान लिया कि चाइना का सामानों का बायकॉट करना है, तो निश्चित तौर पे आप ये जान लीजिए कि बायकॉट होगा। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि चाइना के सामान की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती है। कहते भी हैं, वहां के सामान को लेते समय चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो लोगों का पहले भी ऐसे ही चाइना के सामानों पे विश्वास नहीं था। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि अगर हम ठान लें, और जिस प्रकार से अगर कोई भारत को छेड़ा है, तो हमें उसे नहीं छोड़ना चाहिए। और एक बात और आपने कही, जिस प्रकार से मैं साधुवाद देता हूं, बहुत कम पत्रकार होते हैं जो इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि चाइना ने 100 किलोमीटर तक अंदर हमारा अलग अलग उसमें नाम रखना स्टार्ट कर दिया है। और ये राहुल गांधी जी कई 2-3 साल पहले से कहते थे। मैंने कहा ना, मैं राजनीति नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन बाइकॉट अगर हमने ठान लिया, तो हम सबको, जितने आज पैनलिस्ट बैठे हैं, यहीं से शुरुआत हम करें कि हमें अब चाइना का कोई सामान नहीं खरीदना है। और अगर कोई भी भारत के साथ गद्दारी करेगा, पीठ में छुरा भोंकने का काम करेगा, तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। बिल्कुल, ना सिर्फ हम पैनल में ये बात स्वीकार करें, बल्कि मुझे लगता है अपने नेटवर्क में हम सब लोगों को ये कहना चाहिए जाकर खुलकर, सर अभी तो बहुत बहुत हद हो चुकी है। मतलब ड्रैगन वहाँ ग्वादर पोर्ट बनाता है, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करता है, एक प्रॉक्सी संचालन, एक तरीके से उसका ऑपरेशन पूरा पाकिस्तान का चाइना के हाथ में है। चाइनीज़ लोग बाज़ारों में मिल जाएंगे। हमने बलूच नेताओं से बात की, उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ तो चाय पीते हुए दिख जाएंगे आपको चाइनीज़ बाज़ारों में। लेकिन हमने एक पूरी तरीके से जब विरोध किया, हमने वॉर छेड़ दिया, उसके बाद चाइनीज़ ने इस देश को अपना मानना छोड़ा है। और नहीं तो हालात तो ऐसे बन गए थे कि पाकिस्तान की लड़कियां अब चाइना जा रही थीं और पाकिस्तान के दूल्हे आधे से ज़्यादा कुछ दिनों में शायद चाइनीज़ नज़र आते। विदेश मामलों के जानकार अनुपम तिवारी मेरे साथ हैं। अनुपम जी, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये बायकॉट? चाइना अब होना चाहिए, लेकिन जितने भी अर्थशास्त्री हैं, मार्केट के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट्स हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। मुझे लगता है अब ये स्थिति है कि हम भूखे मर जाएंगे, अपने देश का खाएंगे, नमक रोटी खाएंगे, प्याज रोटी खाएंगे, ना चाइनीज़ लहसुन खाएंगे, ना चाइना का चावल खाएंगे, ना चाइना का बल्ब जलाएंगे, अंधेरे में रह लेंगे। कुछ इस तरह की धारणा, सोच, फैसले अगर हों, तभी बायकॉट चाइना मुमकिन है। और ये पूरे देश में संदेश होना चाहिए।
बिल्कुल सही बात है। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि चाइना जिस तरह से खुले तौर पर हिंदुस्तानी खिलाफत कर रहा है, उसका बायकॉट होना चाहिए। हम्म, लेकिन ये बायकॉट जनता के साथ-साथ सरकारों के द्वारा भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बायकॉट करते रहें और सरकार व्यापार करती हम्म, है। ऐसा नहीं हो सकता। हम्म, तो ये चीज़ें टॉप से आनी चाहिए नीचे तक। अगर टॉप अगर इसके ऊपर गंभीर है, टॉप अगर वो जो उसका बिज़नेस घाटा है और बिज़नेस के जो फ़ायदा हो रहा है उसके ऊपर उसको लेकर के मुखर है, तो फिर जनता को एक्सेप्ट करने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हालाँकि इतना बड़ा ट्रेड का संबंध है हमारा और चाइना के बीच में। वो अचानक से रातों-रात बंद नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता। हम्म। उसको धीरे-धीरे करके स्टेज वाइज़ कम ज़रूर किया जा सकता है, कुछ चीज़ों पर रोक लगाई जा सकती है। और ये काम पहले से शुरू कर दिया जाना चाहिए था। जैसे हमने टिकटॉक वगैरह बैन लगाया था, वो लिस्ट वहीं पर रुक गई। कुछ चाइनीज़ ऐप बंद करने के बाद वो लिस्ट वहीं पर रुक गई है। उसके बाद से फिर हमने उस लिस्ट को आगे बढ़ाया नहीं है। तो मुझे लगता है कि सहमत हूँ मैं इस बात से कि धीरे-धीरे करके सही चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ वो सर ये नए तरह धीरे का धीरे सर कॉलोनियल ये सिस्टम धीरे धीरे क्रिएट कर होते रहा है। होते मैं 10 साल से सुन रहा हूं सर। मैं 10 साल से सुन रहा हूं। हम 10 साल में तो कुछ बैन कर नहीं पाए। सिर्फ दिवाली पे चाइनीज फुलझड़ियों और लाइट की लड़ियों के अलावा कुछ बैन तो इस देश में होता नहीं है। BYD कार आ और रही है, मुझे लग इतना रहा है ऐड कि उसका हो रहा है, सबसे अच्छी बैटरी लाइफ की कार, 1200 घंटे का बैटरी लाइफ उसकी और बैकअप उसका, और BYD आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, शोरूम्स खुलने लगे हैं। तो ये धीरे धीरे क्यों सर? अभी आपको पता है इंडिया में बाजारों में आप जाइए, किसी भी सब्जी मंडी में सबसे बड़ी जो खेप है चाइनीज लहसुन की है। लोग खरीद रहे हैं उसको डेली। आप सोचिए मार्केट कहाँ जा रहा है चाइना का। वो प्लास्टिक के चावल बना कर दे रहा है। कई बार ऐसे वीडियोस हमने ट्विटर पर हमने देखे हैं, एक्स पर हमने कई बार ऐसे वीडियोस देखे हैं कि भारतीय रेल में चाइनीज चावलों के लड्डू परोस दिए गए। तो आप देखिए ना, चाइना आपकी थाली तक आ चुका है सर। चाइना मोबाइल पॉकेट में है, डेटा चोरी करने के कई बार आरोप लगे, बहुत सारा कुछ। और आप उनकी रणनीति देखिए कि वो पूरे देश का, पूरे विश्व का इंटरनेट तक यूज नहीं करते हैं। आप चाइना की एक खबर निकाल कर देखिए, एक अकेली शिंजुआ न्यूज एजेंसी है जो वहां चलती है। वहां की खबर आप बाहर नहीं निकाल सकते। वहां आप सिस्टम देखिए वहां का। वहां की जो लेबर है वो वहीं फैक्ट्रियों में रहने के लिए क्वार्टर्स दिए गए हैं। मजदूर सारे मानव, मतलब आप सोचिए लेफ्टिस्ट, मानव अधिकारों का रक्षा करने वाला वामपंथी देश, ठीक है। उसके बाद में वहां वामपंथ की, वहां मानव अधिकारों की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लेबर पूरी बंधुआ मजदूरी है वहां पर। वहां जो प्लांट्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उसमें क्वार्टर देकर सुविधा तो दी जाती है कि आप यहां रहिए, यहीं खाइए, लेकिन एक तरीके से वो बंधुआ मजदूरी है। तो आप उन लोगों ने इतनी किलेबंदी करके रखी है चाइना ने कि आप चाह के भी वहां से कुछ निकाल नहीं सकते हैं। और वो आपकी थाली तक घुस चुके हैं, आपके ब्रेन में घुस चुके हैं। आप इंटरनेट के बिना, आप फोन के बिना, आप अपना बैंक अकाउंट, डेटा, फोटोज, ये वो सब कुछ चाइनीज मोबाइल में सौंप चुके हैं आप। तो कैसे हो पाएगा ये? 10 साल में हम पाबंदी नहीं देखिए लगा देखिए पाए। बिल्कुल सही सही बिल्कुल आपका आकलन बिल्कुल सही है और ये चीजें पूरी दुनिया को पता है। चाइना ने एक नए तरीके का कॉलोनियल सिस्टम क्रिएट कर दिया। पाकिस्तान जैसे देश बहुत बड़े उदाहरण है। श्रीलंका बहुत बड़ा उदाहरण है, बांग्लादेश बहुत बड़ा उदाहरण है कि पाकिस्तान के ये सब देश जो हैं उस नए कॉलोनियल सिस्टम जो चाइना से शुरू हो रहा है, आर्थिक रूप से ये उनके जाल में फंस चुके हैं। लोन का कर्ज का जो जाल है उसमें चाइना ने इनको फंसाया और धीरे धीरे करके इनका गला घोंटता जा रहा है। हम्म, तो ये जो पिछले शताब्दी में मैंने देखा था, अंग्रेजों का जो कॉलोनियल सिस्टम था उसको एक नए रूप से चाइना अपना रहा है और पूरी दुनिया इस चीज को समझ रही है और उससे निपटने का नए नए हथियार ढूंढ रही है। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि ये सब चीजें चाइना ने इतनी सफाई से करी हैं कि आज उसका जवाब अमेरिका के पास भी नहीं। अमेरिका टैरिफ लगाता है फिर उसको हटाने पे मजबूर होना पड़ता है। तो चाइना ने अपनी ताकत तो बढ़ाई है, लेकिन हमको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। लेकिन ये भी हमको समझना पड़ेगा कि ये आज के ग्लोबल जो ऑर्डर है उसमें ये चीजें रातों रात संभव नहीं है। हमको प्रैक्टिकल होना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी चीजें, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारी खाने की थाली तक चाइनीज आइटम्स पहुंच चुके हैं। हमारी दवाई की दुकानों में चाइनीज दवाइयां भरी पड़ी हैं। लेकिन क्या हम अपनी सरकार से ये उम्मीद करें कि वो रातों रात चाइना के साथ पूरा ट्रेड बंद कर देगी? नहीं कर सकती है। $100 बिलियन का डेफिसिट हमारा रहता है चाइना के साथ। हम अगर बंद भी करेंगे तब भी हम घाटे में ही ठीक रहेंगे। है, तो ठीक है सारा सर। कुछ देखने के बाद हमको ये सब चीजें करनी पड़ेंगी और निश्चित तौर पर मैं इस बात का हमेशा समर्थक हूँ कि चाइना के साथ तो आपको व्यापार बंद करना ही पड़ेगा। अदरवाइज वो धीरे धीरे करके आपको लपेटता रहेगा और आप उसको कुछ कह नहीं पाइएगा। जैसा आज भी हम नहीं कह पा रहे हैं, खुल करके चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। ठीक है। लेकिन भारत सरकार की तरफ से एक भी ऑफिशियली एक बड़े किसी अधिकारी की तरफ से चाइना का नाम लेकर के चाइना को और अभी दुत्कारा सर नहीं मैंने गया है। मैंने मैंने तो अब पिछले, तो ये हाँ,
मैंने कुछ दिनों में, पिछले दिनों में भी देखा मैंने कि इतने 10 सालों से हम इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो। इनफैक्ट जब भी बॉर्डर पर टेंशन बढ़ती है अरुणाचल प्रदेश में इंडिया और चाइना के बीच में, तब बायकॉट की बातें उठती हैं, लेकिन कुछ धरातल पर आज तक आया नहीं, मीम्स और सोशल मीडिया पर रील्स के अलावा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास में। निपुण आलम बयान साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और निपुण जी ने बड़ा टाइम दिया। मैं देख रहा हूँ जैसा निपुण जी अभी कार में हैं और आप जहाँ थे आप वहीं से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, ये मुझे अच्छा लगा, इसके लिए आपको धन्यवाद। तो निपुण आलम बयान साहब, ये जो इस समय अभी कहा अनुपम तिवारी ने, आप ये देखिए कि अगर हम 10 सालों में 20 सालों में बॉर्डर पर इतनी टेंशन, मारपीट, चाइना और इंडिया के बीच में जितना टेंशन होता है, हम हमेशा बायकॉट की बात करते हैं। ट्रम्प जब आते हैं तो रातों रात टैरिफ लगा दिया जाता है पूरे देशों पर। अमेरिकी दादागिरी आप देखिए कि वो 24 घंटे में इस पूरे वर्ल्ड के शेयर मार्केट पर हावी हो जाते हैं, धराशायी हो जाता है, टैरिफ लगा दिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। हम ये अभी तक कर नहीं पाए। इच्छा शक्ति की कमी हम भारतीयों में है, सीरियसनेस की कमी है, हम उतना तटस्थ और उतना कट्टर नहीं हो पा रहे हैं इस चीज़ को लेकर, पैट्रियटिज्म की कमी है। क्या आप देख पा रहे हैं और क्या ये मुमकिन है? निपुण आलम बयान साहब। नहीं, देखिए, देशभक्ति की रत्ती भर भी कमी हमारे अंदर नहीं है, और पूर्ण रूप से देशभक्ति हमने देखा भी भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में देखा हम कैसे एकजुट रहे। हम भले ही आपस में कितना भी आपस में कॉन्फ्लिक्ट करते रहे, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे नेता जो आज वर्तमान में बीजेपी सरकार को कोसते हैं, वो भी आपके साथ खड़े थे और पूरी एकजुटता के साथ हमने मुकाबला किया। इसको देखकर पूरी दुनिया भी चौंकी है, और हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे पार्लियामेंट्रियंस का ग्रुप्स बनाए गए, 10 ग्रुप बनाए गए हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप विदेशों में जाके क्या करें, बताएं कि भारत ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसमें ओवैसी जैसे नेता भी हैं। तो हम ये कहेंगे कि देखिए, पूर्ण रूप से जो पाकिस्तान की चाल थी वो फेल हुई, और हमने एकजुटता का क्या दिया, परिचय दिया। अब यहाँ पे बात हो रही थी हम चीन के बारे में कि बाइकाट चाइना किया जाए। लेकिन जब बाइकाट चाइना की हम बात करते हैं तो चाइना और इंडिया का जो ट्रेड है, उस ट्रेड में हम चाइना से बहुत सारा रॉ मटेरियल लेते हैं, और उस रॉ मटेरियल का हम मैन्युफैक्चरिंग करके उसको हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। जैसे हम बात करें मेडिसिन सेक्टर की, फार्मा सेक्टर की, फार्मा सेक्टर से इंडिया इतना कमाता है, और वो मोस्टली आपका चाइना के रॉ मटेरियल से आता है। चाइना का हम लोग कच्चा माल लेते हैं उस दवाई को बनाने के लिए, उसका हम पूरी वर्ल्ड में सप्लाई करते हैं। अफ्रीकन देशों में बहुत बड़ी सप्लाई हमारी है। देखिए, क्या है कि मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन को थोड़ा समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा। देखिए, चाइना के साथ आपके जो संबंध रहे, 1962 में हमारा वॉर हुआ था, उससे पहले संबंध ठीक थे। 62 के बाद भी संबंध बेटर हुए। चाइना का जो अग्रेशन आप देखते हैं जो लगातार चल रहा है, और पाकिस्तान को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहा है अगेंस्ट ऑफ इंडिया, उसका रीजन क्या था कि जो चाइना और में दोनों के बीच में इकोनॉमिकल गैप बहुत बड़ा हुआ। हम 4 ट्रिलियन के आज हैं, वो 18 ट्रिलियन को क्रॉस कर रहा है। तो तब से चाइना को लगा कि हम कहीं ना कहीं, इंडिया जो है चीन का कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, एक बड़ा गैप हो चुका है। तब से चीन ने इंडिया के अगेंस्ट एग्रेशन दिखाना शुरू किया। नहीं तो आप देखेंगे 2005 से अभी जैसे बात चल रही है, कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता कह रहे थे, 2005 में तो स्थिति ये होती थी कि चाइना हमारी बाउंड्री में आता था, 3-3, 4-4 दिन तक तंबू लगाकर पिकनिक बनाकर वापस चला जाता था। 2013 में भी चौमार में आया था, ऐसी और भी बहुत से सेक्टर्स में आया था। और रही बात अरुणाचल प्रदेश में नाम बदलने की, अरुणाचल प्रदेश का नाम पहले नेफा हुआ करता था, हमने उसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा ताकि हमारी कल्चर इंटरलिंक उसका क्या जुड़े। तो नेफा पे इसका दावा बहुत पहले से है, और केवल नेफा पे फोकस नहीं, उसका जो फोकस है वो त्वांग पर है। मामला क्या है कि भारत सरकार की नीति, चाहे वो पाकिस्तान को लेकर हो, चीन को लेकर हो, मैं मानता हूं कि अपने दौर की सबसे बेटर पॉलिसी है। हमने पाकिस्तान को घेरने के लिए बाल्कनाइजेशन, एक वर्ड यूज करते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, बाल्कनाइजेशन मतलब ये होता है जैसे यूगोस्लाविया को उसकी इथनी और लैंग्वेज के बेस पर, इथनिसिटी और लैंग्वेज के बेस पर कई भागों बांट दिया गया था, वैसी योजना पाकिस्तान के लिए। और डीन्यूक्लियराइजेशन, हर साल पाकिस्तान को $2 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च करना पड़ता है अपने एटॉमिक वेपन की सिक्योरिटी के लिए। भारत ने योजना ये बनाई है कि हम विदेशों में जाके बात करेंगे कि जो देश टूटने के कगार पर हो और जो देश के पास फंड्स नहीं हो, क्या वो न्यूक्लियर वेपन को सिक्योर कर सकता है। आवश्यकता क्या है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करवाया जाए, खत्म कराया जाए। और साथ ही हम लोग जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं, आज पहली बार हमारे विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बात की है, नहीं तो आज तक सेक्रेटरी लेवल से ऊपर हमारे विदेश मंत्री की बातचीत अफगानिस्तान से नहीं हुई है। ये बहुत बड़ा हिस्सा है जो आने वाले समय में दिखाई देगा। और रही बात चीन की, देखिए जरूरत क्या है, चीन से व्यापार कम करने की नहीं है। चीन ने तो कई बार कहा है
कि जो हमारा ट्रेड डिफिसिट है उसको हम कम कर सकते हैं, भारत को रिबेट दे सकते हैं। चीन के साथ आवश्यकता क्या है कि चीन की जो दुबती नसें हैं उनको और ज्यादा मजबूती से उठाने की जरूरत है, चाहे वो ताइवान हो, वियतनाम हो, फिलीपींस हो यस। या मंगोलिया हो, जितने आपके सराउंडेड हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डायमंड नेकलेस पॉलिसी ऑफ इंडिया। इंडिया ने एक पॉलिसी अपनाई है कि चाइना के चारों सराउंडेड जो कंट्रीज हैं उनसे घेरने की नहीं थी। मैं मानता हूँ थोड़ा सा और कदम बढ़ाना चाहिए। अब तक हमने ताइवान को अपने यहाँ पे क्या काउंसुलेट की अनुमति दी है, ताइवान को एज ए मान्यता देकर एम्बेसी खोल देनी चाहिए। तो जब तक आप काउंटर उस हिसाब से नहीं करेंगे, और इंटरनेशनल रिलेशन में एक पॉलिसी होती है कि आपको यहाँ पे एक दूसरे की जरूरत पड़ती है। आवश्यकता क्या है कि मोडस विवेंडी की। जब तक आपके देशों के बीच में मोडस विवेंडी नहीं होंगे, नए एंगेजमेंट नहीं होंगे, तब तक आप चीन को मैनेज नहीं कर पाएंगे। और याद रखिएगा अभिषेक जी, मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान ज्यादा खतरनाक है चीन के मुकाबले। चीन भली ताकतवर ज्यादा है, लेकिन चीन का सपना केवल भारत को कंट्रोल करना नहीं है, चीन का सपना पूरी दुनिया पर राज करने का है। पाकिस्तान का तो एक ही सपना है, भारत को बर्बाद करना। तो पाकिस्तान के साथ टैकल करने की रणनीति अलग है, चीन के साथ टैकल करने की रणनीति अलग है। पाकिस्तान के दो ही इलाज हैं, पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं और उसको डीन्यूक्लियराइजेशन किया जाए। और आप देखिएगा डीन्यूक्लियराइजेशन के लिए हमने जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, उसमें प्रस्ताव भेज दिया है कि क्या पाकिस्तान आपको लगता है सक्षम है। और जिस प्रकार के लीकेज की रिपोर्ट आई उसके बाद तो और ज्यादा हम अग्रेसिव स्टैंड रखेंगे पाकिस्तान के ऊपर। और जो पीएम मोदी ने कहा था, पीएम साहब ने कहा था कि जो ब्लैकमेलिंग करता है पाकिस्तान, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग, वो नहीं चलेगी। ये सारा सीधा सीधा उसी ओर था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि बड़े स्टेप लिए जा रहे हैं। ठीक है, तूफान के आने से पहले की शांति है। पाकिस्तान भी इस बात को समझ रहा है, अमेरिका भी समझ रहा है। ठीक है। बहुत बहुत विस्तार से भी और हमें बताएंगे। कर्नल रिटायर्ड जे सोडी साहब हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सोडी साहब, थोड़ा समय लगता है, 4-5 लोग हैं हम लोग, और क्योंकि आप सब थोड़ा लेट जुड़े इसलिए मैंने पॉलिटिशियंस को पहले लिया। अदरवाइज़ इस तरह के शोज़ में जो होते हैं, क्योंकि देश के पॉलिटिशियंस हैं और बात जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर होती है तो मैं कोशिश करता हूं कि एक्सपर्ट्स को पहले कनेक्ट करूं, लेकिन चूंकि आप लोग थोड़ा सा शो में लेट कनेक्ट हो पाए इसलिए आप तक मैं लेट पहुंच रहा हूं। तो सोडी साहब, आपने सुना सारा डिस्कशन की कैसे हम बैन करेंगे, लेकिन अभी निपुण आलम बयान ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। उन्होंने जो बताया कि जो डायमंड नेकलेस पॉलिसी है और इस पर अंदर खाने चीज़ें चल रही हैं, तो बाजार को लेकर, मार्केट को लेकर, बायकॉट को लेकर, ये सब मैंने विदेश मामलों के जानकार और राजनीतिक विशेषज्ञ, आपसे मैं जानना चाहूँगा सामरिक मामलों को लेकर कि क्या यहाँ जो रणनीति इंडिया बनाएगा या कुछ चेंजेस किए जाने चाहिए, या जो आपके इनपुट्स हों कि कुछ चेंजेस अगर किए भी जा रहे हैं चाइना को घेरने के, तो कैसे हो रहा है सर, ये कैसे होगा ये? जय हिंद अक्षय जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल में और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं जी। इसी साल 17 मार्च को जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो कि भारतीय थल सेना के चीफ हैं, उन्होंने बयान दिया, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, रियलिटी है, यानी कि वास्तविकता है, अनकोट। 2 साल पहले जनरल मनोज नरावने, जो कि भारतीय सेना के 28वें सेना अध्यक्ष हैं, उन्होंने द प्रिंट में लेख लिखा 7 अगस्त 2023 को, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में लिखा है, टू फ्रंट वॉर भारत के लिए बहुत दिक्कत होगी। अक्षय जी, ये बड़ी विडंबना की बात है कि 15 जून 2020 को गलवान वैली हादसा होता है, किस्सा होता है, जिसमें हमारे सेना के 20 जवान को चीनी सेना मारती है। तब हमारा चीन के साथ व्यापार था 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर। उसके बाद साल प्रति साल हमारा व्यापार बढ़ता गया, जबकि घटना चाहिए था। पिछले साल 2024 में हमारा चीन के साथ व्यापार हुआ 127.68 बिलियन अमेरिकी डॉलर। जो भी हम $1 का व्यापार चीन से करते हैं, चीन उसका एक हिस्सा अपनी सेना को मजबूत करने में लगाता है, और वही सेना हम पे 10 साल बाद 2035 पे टू फ्रंट वॉर करेगी। तो पहली चीज तो हमारे पास 1 दशक का समय है। एक दशक के समय में अगर हमने चीन का व्यापार नहीं बंद किया, हम फिर 10 साल बाद आप ही के शो पे, इसी टीवी चैनल पे टू फ्रंट वॉर के बारे में बातचीत कर रहे होंगे। दूसरी चीज देखिए, जहां पे पिछले 10 साल से चीन का रक्षा बजट साल प्रति साल बढ़ा है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, भारत का रक्षा बजट घटा है। 2019 में हमारा रक्षा बजट 2.5% ऑफ जीडीपी था, जो घटते घटते इस साल 1.9% ऑफ जीडीपी हो गया है। तो हमारे पास 1 दशक का समय, अगर हम सोच रहे हैं चीन को हम डायमंड ऑफ पर्ल्स और इन सब से घेर लेंगे, ये इम्पॉसिबल है।
ये इम्पॉसिबल इसलिए है क्योंकि चीन के पास इतना बेशुमार पैसा है अक्षय जी। आज भारत के 8 पड़ोसी मुल्क हैं, चीन पाकिस्तान निकाल दो ये तो कट्टर दुश्मन है। बाकी 6 में से एक छोटा भूटान हमारे साथ है, बाकी 5 हमारे अगेंस्ट हो चुके हैं। कुछ दिन पहले खबर आई है बांग्लादेश में लंबोरी घाट जो कि चिकन नेक से 10 किलोमीटर की दूरी पे है, वहां पे चीन एक हवाई अड्डा बना रहा है जिसकी कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की एजेंसी करेगी। यानी आप देखिए हम पूरी तरफ से गिरते जा रहे हैं। अगर हम सोच रहे हैं कि हम वियतनाम के साथ मिलकर चीन पे हमला करेंगे, चीन के लिए कुछ करेंगे, वियतनाम पूरी तरह से चीन के गिरफ्त में है। देखिए 1998 में अक्षय जी हमारे रक्षा मंत्री थे जॉर्ज फर्नांडिस। ठीक है अक्षय जी, देखिए हमारे पास 1 दशक का समय, हमें चीन के आर्थिक चुंगल से निकलना होगा। भारत सरकार ने तो अपना काम किया, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं जो डिफेंस सेक्टर में सफल भी हुए हैं। लेकिन बाकी सेक्टर में क्यों नहीं सफल हो रहे हैं? क्योंकि जो हमारे बिजनेसमैन हैं उन्हें पहल लेनी है। भारत सरकार ने जो करना था कर दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। चीन का 68% जो स्टील बनता है वो भारत में एक्सपोर्ट होता है। क्यों? हमारे जो व्यापारी हैं जो स्टील में डील करते हैं वो चीन से स्टील खरीदते हैं क्योंकि चीन की स्टील कंपनियां 1 साल का लाइन ऑफ क्रेडिट देती हैं, भारत की स्टील कंपनियां 3 महीने का लाइन ऑफ क्रेडिट देती हैं। हमारे व्यापारियों को मुनाफा कम करना होगा। ये देश हित के लिए, देश सुरक्षा के लिए है। अगर हमें थोड़ी दिक्कत भी होगी, थोड़ा कम मुनाफा भी होगा, वो ठीक है, लेकिन हम जितना चीन से व्यापार कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया, चीन उसका एक हिस्सा अपनी सेना को मजबूत करने में लग रहा है। देखिए पाकिस्तान से तो हमारी जीत तय थी। पाकिस्तान तो फटीचर देश, हमने तो 4 युद्धों में उसको हराया, पहले हमने तो उसके 2 टुकड़े भी कर दिए 71 में। लेकिन जो हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो आज से 1 दशक बाद है, 2 फ्रंट वॉर, जिसकी चेतावनी जनरल द्विवेदी ने दी है, जनरल नरावने ने दी है। उनका तो एक्सपीरियंस मुझसे मीलों आगे है। तो जब तक हम इस प्रॉब्लम को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, जब तक हम ठोस कदम नहीं उठाएंगे, चाहे किसी भी लेवल पे हो, चाहे आम नागरिक के लेवल हो, बिजनेसमैन के लेवल पे हो, हम आसादा चुंगल में घुसते जा रहे हैं। मैंने जैसे पहले बताया, गलवान वैली हादसे के बाद हमारा व्यापार खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन साल प्रति साल बढ़ता गया है। तो हमारे पास ठीक 1 दशक का समय है। जो करना है हमने 1 दशक में करना है, वरना हम फिर डिबेट कर रहे होंगे 2035 में आप ही के चैनल पे 2 फ्रंट वॉर की। सर, इस वॉर से जुड़ी अभी जो टेक्नोलॉजी शेयर हुई, मैं आपको आपके माध्यम से दर्शकों को एडुकेट करना चाहता हूं कि अगर हम सिर्फ ग्वादर पोर्ट की बात करें या जो कॉरिडोर बना रहा है चाइना पाकिस्तान में, या जिस तरीके से वो प्रॉक्सी कंट्रोल अपने हाथ में लिए हुए है, हमने ये भी सुना कि रक्षा नेटवर्क जो है भारत का, उसमें कैसे सेंध लगाई जाए, इस तरह की ट्रेनिंग भी चाइना ने पाकिस्तान आर्मी को दी, ISI को दी, आतंकियों को दी। और क्या क्या इनपुट्स आपके हैं कि चाइना किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है? वो पॉइंट्स जरा आप गिना दीजिए। अक्षय जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। मेरा नमन और सलाम आपको, क्योंकि बहुत जरूरी है हम सबको ये जानना। देखिए, ये जो 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये मॉडर्न वॉरफेयर का एक ट्रेलर था। 2001 में अमेरिका ने नई मिलिट्री डॉक्ट्रिन निकाली जिसका नाम है फुल स्पेक्ट्रम ऑपरेशंस डॉक्ट्रिन 2001। उसमें अमेरिका ने कहा आने वाले आधुनिक युद्ध 6 डोमेन में होंगे। थल, वायु, जल तो हमें पता है, लेकिन 3 नई डोमेन ऐड हुई, साइबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम और स्पेस। 2014 में चीन ने ऐलान किया कि उसकी सेना सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। हम 2025 में हैं। ऐसा ऐलान आज तक अमेरिका तक ने नहीं किया है। आज की तारीख में दुनिया में एक ही देश है जिसने ऐलान किया 2014 में, वो चीन है, कि वो सारी 6 डोमेन में लड़ने के लिए तैयार है। जो हमने 88 घंटे का ऑपरेशन सिंदूर देखा, उसमें हमने देखा साइबर कैसे इस्तेमाल हुआ, स्पेस कैसे इस्तेमाल हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कैसे इस्तेमाल हुआ। तो मेरे कहने का मतलब है, ये तो एक छोटा ट्रेलर था जब हम सिर्फ पाकिस्तान के साथ डायरेक्टली लड़ रहे थे, लेकिन आने वाली जो चुनौती है वो हमारी 2 फ्रंट वॉर है। और अगर जिस तरह से बांग्लादेश हमारे खिलाफ होता जा रहा है पिछले साल 5 अगस्त से, हमें 3 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार होना होगा। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि अगले 1 दशक में हम पहले चीन के साथ व्यापार बिल्कुल खत्म करें, दूसरा रक्षा बजट बढ़ाएं, और तीसरा हम टेक्नोलॉजी पे फोकस करें, क्योंकि आने वाला युद्ध बहुत टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास। अमित तिवारी, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ हैं। अमित, जैसा कि अभी रक्षा विशेषज्ञ बता रहे हैं, सोडी सर बता रहे हैं कि 3rd फ्रंट वॉर भी हो सकता है, और एक बड़ी दुखद बात जो सुन के हमें लगी कि गलवान वैली
जिस समय ये घटना घटी, इंसिडेंट हुआ, उस समय 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का बिजनेस था और इसके बाद आज के समय में 127 बिलियन डॉलर है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए सोडी साहब ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें कही, लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से चाइना ने बढ़त हासिल की है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, सरकार के स्टेज पे हम पॉलिसीज बना सकते हैं, हम पॉलिसीज फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम एक ग्रीन एक रेड कारपेट बिछा कर दे सकते हैं हमारे देश के युवाओं को, ताकि वो आए और चीज में काम शुरू करें। लेकिन ये जो इनिशिएटिव है, ये हमारे ही लोगों को लेना पड़ेगा। ये सरकार इसको फैसिलिटेट कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती है, ईज आउट कर सकती है और एक रिलैक्सेशन दे सकती है। लेकिन इसमें काम करने का हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में काम करने के लिए हमारे ही देश के लोगों को आगे आना पड़ेगा और उन्हीं को इसमें सहभागिता करनी पड़ेगी, जो कि बहुत बड़ी मात्रा में हो रही है। जब से स्टैंड अप इंडिया जैसे, स्किल अप इंडिया जैसे, ये सब जितने भी कार्यक्रम, आत्मनिर्भर जैसे, ये सब जितने भी सरकार के पॉलिसीज है, जब से काम कर रही है उसके बाद से। दूसरी बात हमें समझनी पड़ेगी कि चाइना को सुप्रीमेसी कब से, मतलब आज जो चाइना सुप्रीम नहीं हुआ, चाइना ने इसके ऊपर काम किया होगा और उस पर भारत का स्टैंड क्या रहा होगा। तो जब से चाहे वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को उसको क्या कहते हैं, मान्यता देने से लेकर, तिब्बत पर हमारा कोई स्टैंड ना होने से लेकर, अक्साई चीन चाइना को सौंप देने से लेकर, ये सारी चीजें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाइना को ऑफर करने से लेकर, ऐसे कई सारे पॉलिसीज के फेलियर्स रहे हैं पूर्व में भारत के। उसके बाद ही आप आज जहां चाइना को देख रहे हैं वहां चाइना है। ये सारी चीजों पर अगर आज हमारा स्टैंड होता तो निश्चित तौर पे चाइना आज बैकफुट पर होता, इतना आगे नहीं बढ़ा होता। दूसरी बात, जब हम बात कर रहे हैं चाइना की, तो हमें एक चीज समझनी पड़ेगी, द स्केल, जिस स्केल पर चाइना प्रोडक्शन करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार इस चीज को एम्फसाइज किया है कि हमें वो स्केल डेवलप करना पड़ेगा, हमें वो स्पीड डेवलप करनी पड़ेगी और तभी जाकर चाइना से हम आगे बढ़ पाएंगे, जिस पर बहुत हद तक काम चल रहा है। जैसा कि सोडी साहब बिल्कुल कहा कि 10 साल के अंदर, समय सीमा तो मैं कोई निर्धारित नहीं कर पाऊंगा इस आज के तारीख में, लेकिन बहुत ही जल्द हम एक इक्वल फुटिंग पर आ जाएंगे चाइना के साथ, जहां की हमारा और उनका आयात निर्यात का जो ये हम दायरा लगभग 100 बिलियन का यूएस डॉलर का बता रहे हैं, वो कम होता हुआ आपको दिखेगा। जो झड़पें गलवान में हुई, बहुत ही दुखद हुआ, 2020 की वो घटना है, चाहे जो घटनाएं ऑपरेशन सिंदूर, जब 22 अप्रैल को आतंकवादी मारे गए, उस जो आतंकवादियों ने जो हमला किया और हमारे निर्दोष और मासूम नागरिकों को मारा, उसमें से वहां से लेकर जो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके की चाइना की हस्तक्षेप पाकिस्तान को रहा, सैटेलाइट इमेजेस जो सोडी साहब भी बता रहे थे कि जो 6 फ्रंट लेवल पर जो वार की कैपेसिटी होती है, जो सैटेलाइट के माध्यम से उनको तस्वीरें प्रोवाइड करना, ये सब जो भी खबरें मीडिया में चल रही हैं, निश्चित तौर पे ये एक परेशान करने वाली बात चीजें हैं और इसे हम डिप्लोमेटिक तरीके से एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग हम चाइना के, हमारा जो दूतावास वहां से भी हम कर रहे हैं और इस चीज को वैश्विक पटल पर हमारी मिनिस्टर्स की टीम बैठी है, जो कि देश में विभिन्न जगहों पर, जो पूरे विश्व में अलग अलग देशों में जाएंगे और इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, एलाबोरेट करेंगे और निश्चित तौर पे एक कॉर्डन ऑफ करने का प्रयास किया जाएगा, इस चाहे वो तुर्की हो, चाहे पाकिस्तान हो या चाइना हो। और पर अब जबकि हमें ये स्थिति पता है कि चाइना की मानसिकता क्या है, देखिए, ना हम चाइना पे भरोसा कर सकते हैं, ना हम पाकिस्तान पे भरोसा कर सकते हैं और ना हम किसी और ऐसे देश पर भरोसा कर सकते हैं जो एक आतंकवादी देश के साथ, जो कि एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना न्यूक्लियर देश है, उसके साथ खड़े होने का प्रयास करता हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। तो अब हमारा अगला स्टेप ये होना चाहिए कि हमें डिप्लोमेटिक तरीके से, किस तरीके से उनको एक अलग थलग करना है और जो कि जिसका प्रयास हम आज की तारीख में हमने शुरू कर दिया है और इसके लिए निश्चिंत हमें रहना चाहिए। भारत में आज एक मजबूत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जो कि किसी ऐसे दबाव में नहीं आने वाली, चाहे हम किसी भी ट्रेड डेफिसिट के स्तर पर रहें, लेकिन चाइना दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला है कोई भी किसी भी स्तर पे। ठीक है। अमित श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस। अमित जी, आपको नहीं लगता कि
पाकिस्तान के साथ में हमने टर्की को देखा, पाकिस्तान के सामने अजरबैजान, चाइना क्या कर रहा है, और भी बहुत सारे देश, भारत का दोस्त रशिया है, भारत का दोस्त इजराइल है, यूएई से बहुत अच्छे संबंध हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप हाल ही में यूएई गए और वहाँ से बैठकर उन्होंने जिस तरीके की बातें कहीं, एप्पल के संस्थापक टिम कुक को उन्होंने कहा, सीईओ को, कि भाई आप पाकिस्तान इंडिया में जाकर आप प्रोडक्शन बंद कीजिए, ठीक है। और यहाँ बीच में ट्रंप ने ट्वीट करके ये कह दिया कि सीज़ फायर में हमने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वहाँ के विदेश मंत्री ने कहा कि रात भर बातें चलती रहीं, बहुत सारा कुछ ऐसा हुआ। लेकिन मुझे लगता है कि जब अमेरिका इतनी दादागिरी से अपनी बातें मनवाता है, क्या इंडिया, भारत, यहाँ की सरकारें अपने देशवासियों से देश को नुकसान कम करने के लिए कुछ बातें क्यों नहीं मनवा सकती? अभी जैसा सोडी सर ने कहा कि अगर आप 68% स्टील जो है, 68% स्टील चाइना का, वो 1 साल की क्रेडिट पर इंडिया को देता है, जबकि यहीं की कंपनियां, दुनिया भर की स्टील कंपनियां हैं, 2-2, 3-3 महीने का क्रेडिट। तो क्यों आप इस तरह की पॉलिसी में बदलाव नहीं करते हैं कि वहां बिजनेस रुके? ट्रंप आते हैं, ट्रेड वॉर कर देते हैं, ट्रंप आते हैं, टैरिफ बढ़ा देते हैं, शेयर मार्केट धड़ाम गिरते हैं, सब कुछ हो जाता है, सब कुछ दादागिरी है। तो कम से कम हम अपने दुश्मन पर बैन लगाने के लिए तो अपने देश को बाध्य कर सकते हैं ना। इसमें देशवासियों की इच्छा शक्ति की कमी है, सरकार के नियंत्रण की कमी है, क्या आप देख पा रहे हैं? और ये बिलियन जो $87 बिलियन था 2020 में गलवान घाटी के वक्त, वो $127 बिलियन क्यों हुआ? बिजनेस। अक्षय जी, बहुत अच्छे प्रश्न आपने किए, मैं सिलेवार जवाब देता हूँ। देखिए, हमारे में इच्छा शक्ति की कमी है और सरकार को भी अब इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, दोनों चीजें हैं। और मैं अमित भाई की एक बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हमें जिस प्रकार का भी सेनीरो चल रहा है, और जो हमने देखा, जो आपने अभी पूरा विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे दादागिरी अमेरिका की भी हुई और लगातार हम बहुत आगे तक हम बढ़ गए थे। और इस बार देश में एक गुस्सा था कि जिस प्रकार से पाकिस्तान के द्वारा जो कायराना हरकत, एक बार नहीं बार बार हमारे देश के लोगों ने हमेशा संयम बरता है, और हमने देखा है कि लगातार, जैसे मैंने कहा ना आपको कि हमने बार बार संयम बरता, लेकिन जिस प्रकार से इस बार जिस प्रकार के कायराना हरकत की पूरे देश में जो उसका गुस्सा था, वो देखने को जिस प्रकार से मिला, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक और चिंता का विषय ये है कि आप देखिए, मैं भी देख रहा था कि हमारे मेडिकल उसमें भारत द्वारा आयातित सभी एंटीबायोटिक दवाई का लगभग 76.3% चीन से आता है। ये एक चिंता का सबब है। दूसरा, भारत के निर्यात में चीन का हिस्सा 5% है और चीन के हिस्सेदारी उसमें 14% है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि अब यहां से हम अगर स्टार्ट करें, दिस इज नॉट द एंड, दिस इज द बिगनिंग। अगर हम यहां से स्टार्ट करें और हम इच्छा शक्ति कर लें, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत अब चाइना को समझाना पड़ेगा। और लगातार सरकार को भी देखिए, बहुत सारे, अगर हम उस पर डिस्कशन पे जाएंगे कि तो वहां की पॉलिसीज क्या है, मैं गया हूं चाइना, मैंने देखा है कि वहां की पॉलिसीज क्या है। वहां पर सरकार हर चीज करने को तैयार होती है। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता क्योंकि वो फिर वो राजनीति का चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि लगातार इस बार देश ने ये ठान लिया है कि और एक चीज समझाना पड़ेगा पूरे विश्व को, अगर कोई पाकिस्तान की मदद करता है तो वो कहीं ना कहीं आतंकवादी लोगों की मदद करने वाला देश है। ये लोगों को बताना पड़ेगा, पूरे विश्व पटल पे बताना पड़ेगा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ के निर्दोष लोगों को मारा गया, एक बार नहीं बार बार मारा गया, तो ये पूरा समझाना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो आतंकवादियों की मदद कर रहा है। मुझे लगता है कि एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। और उसके बाद आज देश के जिस प्रकार से हम, चाहे अजरबैजान हो चाहे टर्की हो, अगर हम उसके विषय में हम बात करते हैं, तो अगर हम चाइना का भी सोच लें तो मुझे क्या कहते हैं ना, इम्पॉसिबल इट सेल्फ आई एम पॉसिबल। तो क्यों नहीं हम लोग यहां से स्टार्ट करें? अगर देश का एक व्यक्ति ये सोच ले कि मुझे चाइना का सामान नहीं लेना है, तो पहले भी तो हम नहीं लेते थे, पहले भी नहीं लेते थे, और इस तरह की हवाएं उठती रही हैं जब सरकार की ओर से। अमित तिवारी कुछ कह रहे हैं जल्दी से सर, मुझे दूसरे गेस्ट के पास भी जाना है जी, समय कम। जी बिल्कुल, 10 सेकेंड। देखिए, जैसा कि सब पैनल में सभी एग्री भी कर रहे हैं, देखिए जो पॉलिसीज में जो चेंज आया है 2014 के बाद, आप देखेंगे कि हमने कई
कई क्षेत्रों में, कई सेक्टर्स में हमने लीड हासिल किया है। आपने देखा होगा किस तरीके से हमारा ऑटो का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है, उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है, और अन्य चीजों में भी हमारा डिफेंस इक्विपमेंट खुद का इन हाउस इंडिजिनस जो भी सर इंपोर्ट कम नहीं हो रहा ना, करने चाइना लगे से इंपोर्ट कम नहीं होना, ये टेंशन है ना। एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं, हम मेक इन इंडिया पर चलेगा, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं तो सिर्फ इस पर देख रहा हूं जो सोडी सर ने अभी हमको एक डेटा दिया गलवान के टाइम में 2020 में, है ना, उस पर मैं जा रहा हूं। ये जल्दी से मैं लेना चाहूंगा अनुपम तिवारी साहब, मुझे पॉलिसीज कैसे चेंज हो सकती हैं बता दीजिए। चलिए मैं माफी चाहूंगा, अभी के लिए मुझे डिबेट यहां रोकना पड़ेगा। आप सभी से मैं माफी चाहता हूं पूरा समय ना दे पाने की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए, और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश, सबसे पहले देश। नमस्कार। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही यूट्यूब पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।